नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हिडन पावर युट्युब च्यानल। हामी आज विशेष गरेर एउटा छुट्टै एपिसोड छुट्टै भिडियोका साथ तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला, साथसाथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी आज विशेष नेपाल र भारतबीच चलिरहेको यो सीमा विवादमा चाहिँ भारतीय मिडियाहरू जस्तै मोदीका दलालहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ भारतीय बुद्धिजीवीहरू जसको कुनै बुद्धि नै छैन, बुद्धि नै नभएका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालको बारेमा तथ्यानाम बकिरहेको अवस्थामा हामी पनि नेपाली के हो, नेपालले केसम्म गर्न सक्छ, नेपालले भारतको लागि केसम्म गरेको छ, भारत अहिलेसम्म चाहिँ यति समृद्ध र यति शक्तिशाली हुनुको पछाडि नेपालीको कतिको हात छ भन्ने विभिन्न जानकारीहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं साथीहरु। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आज हामीले यो भिडियो पूर्ण रूपमा नेपाली भाषामा नै बनाएका छौं। विभिन्न साथीहरुले, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुले, नेपाली सञ्चारकर्मीहरुले तपाईको चाहिँ हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरुले चाहिँ तपाई इन्डियनहरुलाई गाली गरेको, इन्डियनहरुलाई गरेको भिडियो हामीले धेरै भन्दा धेरै हेरिसकेका छौं। हामी किन इन्डियाको भाषा प्रयोग गर्ने, किन चाहिँ इन्डियाको भाषा प्रयोग गर्न पर्यो, हाम्रो आफ्नो छुट्टै भाषा छैन र किन हरेक नेपालीले इन्डियाको भाषा बुझ्छ भने हरेक नेपाली इन्डियनले पनि नेपाली भाषा बुझ्न जरुरी छ भन्ने अभिव्यक्तिका साथ हामी यो भिडियो लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं साथीहरु। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो यो भिडियो मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि यो भिडियो सारा नेपाली माझ र सारा भारतीय माझ पुग्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली के हो भनेर हरेक भारतीयहरुले बुझ्न जरुरी छ। विशेष गरेर भारतीय जनता मात्र नभएर भारतका चाहिँ खोक्रा भाषण गर्ने सञ्चार माध्यमहरू, त्यसपछि गएर बुद्धि नै नभएका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, यो कुरा सुन्न जरुरी छ। नेपालले आफ्नो सीमाको बारेमा आफ्नो सीमा आफ्नै हो भन्दाखेरि, आफ्नो भूभाग आफ्नै हो भन्दाखेरि यो भारतीयहरूलाई किन टाउको दुखाइ भइरहेको छ, यसको बारेमा विशेष चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। भिडियोलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुहोला र भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि के गर्न यो एउटा आग्रह छ तपाईहरुलाई, यो भारतीय मिडियाहरू र भारतीय बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले गरेको यो जुन एउटा नेपालप्रति एउटा आक्षेप लगाएको छ, नेपालप्रति एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ आघात पुर्याउने हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ, प्रहार गरेको छ, यो प्रहारको केही आवाजहरू तपाईहरुमा आज। भारत ने नेपाल के दावे को खारिज किया है, साथ ही ये समझा दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रों का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं है। मतलब जब चाहा किसी के हिस्से को अपना बता दिया, कोई भी नक्शा जारी कर दिया बगैर किसी तथ्य के। सोचिए अगर हमने ये दिखा दिया कि पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा? उसमें A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है, उनको खाना तब मिलता है जब भारत देता है। और उनको ये शर्म भी नहीं आती वहां के पीएम को बोलते हुए इस समय जो आंखें दिखा रहे हैं। अभी भूकंप आए हुए ज्यादा दिन नहीं गए जब नेपाल तबाह हुआ, सबसे ज्यादा अगर उनकी किसी ने मदद की, सबसे पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत के वायुसेना के विमान सैनिक वहां जाकर के उसको बसाया है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है। और आज वो थोड़ा जब बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम हो गया, तो क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है कि तुम हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम है अगर वो आज ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल भारत ने कब्जाया है उसको हम हर हाल में वापस लेके रहेंगे, ये लैंग्वेज उनकी है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बोल नहीं सकते थे। वो असल में राजनीति वहां क्या है कि वहां कम्युनिस्ट का शासन है और वो चाइना से कंट्रोल होता है। चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं वहां के राजनीतिक लोगों को, क्योंकि मैं चाइना कई बार गया हूं, वहां की राजनीति को अच्छे से समझता हूं। वहां के नेता केवल पैसे के बल पर चाइना से पैसा खाओ और चाइना की भाषा बोलो। तो चाइना ने क्या किया, उनके जो राजदूत है चाइना के यू हू यंकी, उन्होंने अभी पिछले दिनों वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और माधव कुमार, ये पूर्व प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्रियों के साथ भी अलग अलग बैठक की। क्या बात की होगी? क्या उन्होंने कोई नेपाल को कोरोना में मदद करने की बात की होगी? उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया? नहीं जी, उन्होंने यही बात की है कि भारत अब पीओके खाली कराने की बात कर रहा है।
भारत अब चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहा है। भारत इस समय कोरोना पर चाइना को घेर रहा है। ऐसे में केवल चाइना यह देख रहा है कि किसी तरीके से भारत का ध्यान आप अपने से ऊपर से हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर दो। तो कभी वो पाकिस्तान में कुछ कहलवाता है और पाकिस्तान से तो आतंकवादी भेज रहा है, वहीं वो चाइना में भी यही काम कर रहा है जो काम पाकिस्तान से वो ले रहा था। चाइना पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी भेजे, पाकिस्तान के जरिए उसने यहां हथियार भेजे, पाकिस्तान के जरिए नकली नोट भेजे। अब उससे पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो ताल गल नहीं रही उसकी, क्योंकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। आतंकवादी चलते बाद में है, हमारी सेना को पहले पता लग जाता है। टॉप 10 लिस्ट पूरी हो गई, अब सेना एक और टॉप 10 ले आई। अभी अलगाववादी का टॉप का लीडर जो है उसका भी कल को बेटा मार दिया। अब एक एक मारा जा रहा है। तो चाइना ने अब नेपाल पे हाथ रखा है कि भाई पाकिस्तान पे तो कड़ी नजर है और पाकिस्तान को तो अब नेस्ता नाबूद करने के लिए भारत की सेना कृत संकल्प है और जल्दी इस काम को कर देगी। तो तुम इनका ध्यान डाइवर्ट करो। अब नेपाल में दिक्कत यह है कि भारत सरकार ने अभी देश की आजादी के बाद से अब तक कभी नेपाल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उनको खिलाया पिलाया है, उनको पाला पोसा है। मैं वहां पिछले 6 महीना हो गया, जब पहले गया था, वहां की सबसे चौड़ी और बड़ी सड़क वो भारत सरकार ने बना के दी, भारत के खर्चे पे बनी। तो तब तो नेपाली बड़ी जयकार लगा रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया है कि नेपाल की जनता को भी वहां की राजनीति ने, कम्युनिस्टों ने भारत के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई एक हिंदू राष्ट्र घोषित था तो वो नेपाल था, और यही बात चाइना को अखरती थी, यही बात इस्लामिक कंट्रियों को भी अखरती थी। और इसलिए उसको कैसे विरुद्ध करा जाए, तो एक आर्टिफिशियल मुद्दा बना दो। अभी मुद्दा बना दिया है उन्होंने वो 3 जगह को लेकर। नक्शे में जो 3 जगह नेपाल अपना दिखा रहा है, वो जे.एंड.के जब बना है तो नया नक्शा बनना था। उस जे.एंड.के बनने के बाद में वो जो काला पानी है, लिम्पियाधुरा है और लेपू लेक है, ये 3 क्षेत्र जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, ये वास्तव में नेपाल का है ही नहीं, भारत का है। लेकिन उसने जानबूझ के बनाया ये चाइना के कहने पर। चाइना के कहने पर नक्शे में छेड़छाड़ की और ऐसा नक्शा बनाया जिससे वहां की जनता और सरकार को इस्तेमाल किया जा सके। ये जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये चाइना के इशारे पर चाइना के बिकाऊ प्रधानमंत्री हैं। ये कैसी बदतमीजी की बातें करते हैं, इनकी लैंग्वेज सुन के हंसी आती है कि इतना अल्प बुद्धि का कोई व्यक्ति ये प्रधानमंत्री कैसे हो गया। क्या पूरे नेपाल में कोई बुद्धिमान आदमी एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक नहीं है? वो कैसी बात करते हैं। वो कहते हैं जी कोरोना पे अगर पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि जी जो इटली से वायरस आया वो नरम है, चाइना से जो आया वो नरम है, लेकिन जो भारत से वायरस आया वो कड़ा है। बताओ, उन्होंने पहली बार पहला स्टेटमेंट किसी देश के प्रधानमंत्री का मैं सुन रहा हूं कि वो वायरस को भी कड़ा और नरम करके बता रहे हैं। इन्होंने उसको तोल लिया या इन्होंने इसको जांच लिया। वायरस का भी चीन का वायरस इन्हें नरम दिखता है, भारत की तरफ से गया हुआ वायरस इन्हें कड़ा दिखता है। कहां पकड़ के चेक किया इन्होंने, कौन सी लैब में चेक किया, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पहले नेपाल के जो लोग हैं उन्हीं को सवाल पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि भाई कोरोना वायरस की तुमने कौन सी नई खोज कर दी। ये साफ और साफ ये दिखाता है कि किस तरह से वो चाइना की चापलूसी करने में लगे हैं। जब पूरी दुनिया चाइना पे सवाल उठा रही है कि वायरस चाइना से आया, चाइना ने फैलाया, चाइना की वजह से महामारी हो रही है, ऐसे समय में वो चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना वायरस नरम है, भारत से गया हुआ सख्त है। अरे भारत से तो कोई वायरस गया ही नहीं। भारत में तो चाइनी जो नेपाल के लोग हैं वो आते हैं यहां, वो यहां आके रेस्टोरेंटों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो वहां के लोग आ रहे हैं, यहां से तो कोई जाता नहीं। कुछ तबलीगी जरूर गए थे। अब वो तबलीगी क्यों गए कि वहां की सरकार के वो प्यारे हैं, उनको मस्जिद में छुपाया, मस्जिद में टिकाया। फिर भारत की इंटेलिजेंस ने उन्हें कहा कि तुम्हें बचना है तो इन तबलीगियों को पकड़ो। बस यही बात उनको दिक्कत की लगी है कि वो भारत उनकी हितैषी बना हुआ है, ये चाइना चाहता नहीं है। चाइना पिछले कई सालों से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको पालने पोसने की कोशिश कर रहा है, रियल में मदद नहीं कर रहा। रियल में मदद उनकी भारत ही करता है, खाने पीने में और मुसीबत के समय में। लेकिन चाइना जो पाल रहा है केवल वहां के नेताओं को पाल रहा है।
जी, फेक करेंसी की बात करें तो वो नेपाल सबसे आगे, आतंकवाद की बात करें तो वो सबसे, ISIS को अगर कोई सेफेस्ट जगह देता है तो वो नेपाल दे रहा है। तो इस समय जिस तरीके से नेपाल में चल रहा है उसको भारत के खिलाफ बोलना ही था, क्योंकि भारत तो सच के खिलाफ खड़ा है और जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है नेपाल के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो भारत के खिलाफ आना ही था उसको। नहीं, आप देखिए ना, आपने ठीक कहा, यहां अगर कोई बड़ा अपराधी अपराध करता है, आतंकवादी, उसके बाद वो सीधा कहां भागता है? नेपाल। वो नेपाल में जाके छुपते हैं। नकली नोट का कारोबार पाकिस्तान इसी रास्ते से करता है। चाइना भी वो करेंसी वहां लाएगा। अब क्योंकि हमारी एक भारत सरकार ने पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ है, दुनिया के किसी देश में इतनी ढील नहीं है। नेपाल में आप चले जाइए, मैं तो वहां गया हूं, गाड़ी में अगर बैठे हैं तो कोई गाड़ी की डिग्गी भी खोल के नहीं देखेगा। इसी का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। नकली नोट ले आएंगे, नशे की चीजें ले आएंगे और आतंकवादी तो हथियार ले आएंगे और वो नेपाल के रास्ते ही आते हैं। तो हमारी भारत सरकार ये नेपाल के बॉर्डर पे जो छूट दिए हुए है कि आप थैला टांगिए, आप नशे की चीज ले जाइए या वहां से ले आइए, और खूब हथियार भी आते हैं, चाइनीज हथियार, ये नेपाल के रास्ते ही भारत में आते हैं। बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के गिरोह पिछले दिनों तक जब गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो पिस्तौल कहां से लाए? वो नेपाल से लाए साहब। तो नेपाल का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ है और इसी आजादी का फायदा ये ISI के आतंकवादी और ये पाकिस्तान के समर्थक लोग, ये और चाइना, ये इसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान पे तुरंत एक्शन भारत लेता है और तुरंत हमारी सेना मूव करती है, ऐसे ही जो वहां के प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये खतरे की घंटी है। और भारत के लिए तो ये एक शर्म की बात है कि एक छोटा सा देश ये भारत को आंख दिखा रहा है, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल भारत डाले तो डले, जिसकी बिजली यहां से चले तो वहां बिजली चले, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। अभी देखिए वहां का जो बिजली घर है उसको बनाने के लिए भी मोदी जी उद्घाटन पिछले दिनों करके आए हैं। तो हम तो उनकी तरक्की सोच रहे हैं और वो हमारी बर्बादी में आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएं या चाइना की भाषा बोलें, तो ये हमारी सरकार के लिए तो शर्म की बात है कि ऐसे लोग भी बोलें। पाकिस्तान बोले तो बोले, वो कहते हैं छाछ बोले सो बोले, वो छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। तो भाई इसको इमीडिएट रोकना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि वहां के बॉर्डर पे इमीडिएट अपनी सेना लगाए और जैसे देश के बाकी बॉर्डर हैं इसी तरह एक एक आदमी की सख्त चेकिंग हो। वहां पे पासपोर्ट, वीजा जैसे और देश में लगता है। आप ठीक है, पड़ोसी किसको मानते हैं? जो आपसे मधुर रिश्ते रखता है। अब जब वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, अब कैसी दोस्ती जब वहां चीन के परस्त लोग बैठे हैं सत्ता में, वहां कम्युनिस्ट शासन, इनडायरेक्टली वहां चाइना बैठा है। तो अब जैसा ट्रीटमेंट हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, सेम नेपाल के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे बहुत सारे मित्र नेपाल में रहते हैं, लेकिन चाइना का आज जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखिए ज्यादातर लोग भारत के प्रधानमंत्री और भारत को गाली दे रहे हैं। क्या बुरा किया है भारत ने उनके साथ? आज तक तो उनको पाला पोसा है और हमने जो भारत वालों ने नेपाल के लिए खुली छुट्टी कर रखी है, ये क्या गलती कर दी? तो भारत सरकार को अब इस पे एक्शन लेना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे और नेपाल को यह दिखाना होगा कि तुम जो चाइना के कहने से चल रहे हो तो जरा चल के दिखाओ। चाइना को भी देख लेंगे और तुमको भी देख लेंगे। अब हामी आफ्नो विचार राख्न चाहन्छौं। यो अडियो क्लिपमा भारतीय नरेन्द्र मोदीका भतुवा मिडियाहरूले, त्यसपछि गएर नरेन्द्र मोदीका पैसामै बिक्ने मिडियाहरूले हरेक प्रकारको आक्षेप लगाएको तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको होला। यतिसम्म भन्यो कि नेपालीको कुनै हैसियत छैन रे। नेपालीको हैसियत के भारतीयलाई थाहा छैन? अहिलेसम्म भारतीय सुरक्षित छ, समृद्ध छ केवल नेपालकै कारणले गर्दाखेरि। नेपालमा, भारतमा जति पनि चाहिँ नेपालका चाहिँ गोर्खा आर्मीहरू छन्, तिनीहरूले गर्दाखेरि भारतीय अहिलेसम्म सुरक्षित छन्। भारतीयको समृद्धि भएको छ, भारतीयको विकास भएको छ नेपालकै कारणले गर्दाखेरि। जति पनि अहिले एउटा खुल्ला बोर्डर छ, खुल्ला सिमाना छ, यसले विशेष गरेर नेपाललाई भन्दा धेरै फाइदा भएको छ। करोडौं अरबौं रुपैयाँ दैनिक रूपमा चाहिँ नेपालको खुल्ला सिमानाबाट भारत भित्रिन्छ। हो, त्यही पैसाले गर्दाखेरि अहिले भारत शक्तिशाली भएको छ। त्यही पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ भारत चाहिँ तपाईको चाहिँ हरेक कुरामा समृद्ध भएको छ। त्यसैले नेपालीलाई कुनै पनि हैसियत सिकाइरहनु भारतले पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि गएर भारत
अहिलेको यो विवादले के देखिन्छ त भन्दाखेरि भारत कति कमजोर छ, कति लाचार छ। जम्मा अहिले नेपालले नेपाली भूभाग आफ्नै हो भनेर एउटा नक्सा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाल्दाखेरि त भारत यति थरथर कामी सकेको अवस्था छ भने भोलि नेपालले आफ्नो गुमेको सम्पूर्ण भूभाग मेरै हो, मैले पाउनुपर्छ, हामी आफैले लिनुपर्छ भनेर हरेक नेपाली नागरिक र नेपालको सरकारी तह तबका लागि पर्ने हो भने भारतीयहरूले ओछ्यानमै आफ्नो कपडामै पिसाब फेर्न समेत पछि पर्दैन जस्तो लाग्छ साथीहरू। त्यही भएर यो भारतीयहरूले हामीलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रकारको गलत प्रचार गर्दै नेपालीको हैसियत देखाइरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। साथै भारतीयहरूले यतिसम्म भन्न भ्याएको छ कि नेपालमा भारतीयले नै गर्दाखेरि खाना पाउँछन्, भारतीयले नै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लाउन पाउँछन्। यो नितान्त गलत हो। भारतीयले कहिले चाहिँ फोकटमा नेपालीलाई गरेको छ, खुवाएको छ, पिलाएको छ। त्यसपछि गएर हामी के भन्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाली हरेक नेपालीहरू होला, कति नेपालीहरू भारतमा काम गर्दै होलान्, आफ्नो मजदुरी गर्दै होलान्, फोकटमा कसैलाई पनि पैसा दिएको छैन, फोकटमा कसैलाई पनि खुवाएको छैन। उनीहरूले आफ्नो एउटा श्रम बेचेर, परिश्रम बेचेर कमाइ गरेका छन्। यस्तै कुरा गर्ने हो भने त जस्तै भारतका कतिपय धोतीहरू, कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीयहरू नेपालमा आएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नको लागि, नेपालको पैसै ठग्नको लागि पानीपुरी बेच्ने, चटपटे बेच्ने प्रत्यक्ष उदाहरणहरू हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यति मात्र नभएर भारत भनेको एउटा यस्तो देश मात्र ठुलो भएर हुँदैन, विचार ठुलो हुनुपर्छ। यस्तो तपाईँको चाहिँ लाचार र कमजोर देश हो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो समृद्धि र उसको लागि चाहिँ तपाईँको नेपालको हरेक ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ बालबच्चाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको माग्न पठाउने, त्यसपछि गएर त्यो मागेको पैसा चाहिँ भारत पुर्याउने गरेको हामी दिनदिनै देखिरहेका छौँ। साथसाथै तपाईँको चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ जुन एउटा तरिकाले अहिले भारतले एउटा आक्षेप लगाइरहेको छ नेपालमा केही छैन, नेपालमा केही छैन भनिरहँदाखेरि त्यही भारतका केही जनताहरू चाहिँ नेपालमा आएर नेपालीले यो काम लाग्दैन भनेर फालेका प्लास्टिकका डब्बाहरू उठाएर समेत आफ्नो जीविका उपार्जन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो हो नेपालको हैसियत, यो हो नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति, विकास। तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा यो भारतीयहरूले यदि नेपालसँग यो जुहारी खोजिरहने हो, नेपालीलाई चाहिँ कमजोर ठान्ने हो, नेपालीलाई कमजोर सोच्ने हो भने यसको सबैभन्दा बढी घाटा भारतीयलाई नै हुनेछ। हामी सम्पूर्ण भारतीय मिडियाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, नरेन्द्र मोदीका भतुवा भरौटेहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि न्युज लेख्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको स्वतन्त्रता हो, तर के हो त भन्दाखेरि गलत प्रचार, कसैको चाहिँ मान सम्मानमा आँच पुर्याउने, ठेस पुर्याउने खालको काम नगर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको खण्डमा अहिले जति पनि चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ भारतीय मिडियाहरू बच्छन्, भारतीय मिडियाहरू जुन एउटा भारतीय च्यानलहरू नेपालमा सर्वव्यापक रूपमा चलिरहेका छन्, त्यो सबै बन्द हुन सक्छ र बन्द गराउनु पनि जरुरी छ भन्ने विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी यो भिडियो मार्फत सन्देश पठाउन चाहन्छौँ। साथसाथै अहिले जुन तरिकाले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत प्रचार भइरहेको छ, यसरी गलत प्रचार नगर्नको लागि हामी विशेष अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि यो भिडियो यहीँ सकाउन चाहन्छौँ साथीहरू। र पुनः हामी यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर अवश्य पनि आउनेछौँ। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीवासी र नेपाली भाषीहरूलाई अब हामी चुप लागेर बस्न हुँदैन। आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता लिनको लागि हामीले हदैसम्मको चाहिँ कदमहरू चाल्नु जरुरी छ। हामी नेपाली कहिले कसैको अगाडि झुकेका थिएनौँ र झुक्न पनि हुँदैन भन्ने विशेष अनुरोधका साथ अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।